और आइए शुरुआत कर रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। अगर आप ऑफिस में थे, दफ्तर में थे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है, अब डॉन के बेटे का एनकाउंटर तय है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डर और खौफ अतीक और मुख्तार को इतना ज्यादा योगी से है कि ये दोनों अब समझ रहे हैं इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए हाथ मिला लिया इन्होंने। आज आपको बताने जा रहा हूं जो एनकाउंटर हुआ वो किसका हुआ। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, शूटर जो गोली चला रहा था, इसका नाम है उस्मान। इसे पुलिस ढूंढ रही थी, कई दिन से ढूंढ रही थी और एनकाउंटर के बाद से ढूंढ रही थी। आज ये ढेर कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये है उस्मान जिसे ढेर कर दिया योगी की पुलिस ने। स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचा और अस्पताल जब पहुंचा तो इसकी मौत हो चुकी थी। योगी की पुलिस ने एनकाउंटर किया। उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा जिसने इसे ढेर किया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो शख्स चला रहा था इसका एनकाउंटर भी किया जा चुका है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, अरबाज को उससे पहले योगी की पुलिस ने ढेर कर दिया। दो एनकाउंटर, अरबाज और उस्मान का एनकाउंटर हो चुका है। अब सोचिए जरा अगला नंबर किसका है। अगला नंबर है अतीक के बेटे असद का। योगी की पुलिस पीछे पीछे है। असद कहां पहुंचा है यह भी आपको बताऊंगा, कहां छिपा है। योगी की पुलिस वहां पहुंच चुकी है। पहले रिपोर्ट देखिए। योगी के खौफ से अतीक का गला भी सूखने लगा है। अतीक को सपने भी अब एनकाउंटर के आने लगे हैं। योगी की पुलिस जिस तरह से चुन चुन कर ढेर कर रही है। उमेश की हत्या में शामिल दो शूटर का काम तमाम हो चुका है। पहले पुलिस ने अरबाज का एनकाउंटर किया, अब उस्मान को भी ढेर कर दिया है। 8 दिन में 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। अब बारी अतीक के बेटे की है। अतीक के लाल असद के पास कितने दिन बचे हैं ये बात असद खुद नहीं जानता। अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर के बाद असद को कभी भी ढेर किया जा सकता है। योगी की पुलिस के हाथ लगने भर की देर है और इसी डर से दोनों डॉन एक साथ आ गए हैं। अतीक और मुख्तार को पूरी तरह से अब खात्मे का डर सताने लगा है। अतीक को न सिर्फ बेटे बल्कि पूरे परिवार के एनकाउंटर का खौफ है। तो योगी की पुलिस अतीक के बेटे असद को पाताल से भी खोज निकालेगी। असद कहां छिपा है, योगी को पुलिस के पास पूरी जानकारी है। योगी की पुलिस पीछे पीछे असद के पहुंच चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं असद को कहां से ढूंढ कर निकालने वाली है। आप देख रहे हैं सामने असद खड़ा है और असद के पीछे आप अतीक को देख रहे हैं। प्रयागराज शूटआउट में अतीक के बेटे की तलाश इस वक्त तेज हो चुकी है और अतीक के बेटे असद के नेपाल में छिपे होने की आशंका है कि यह नेपाल भाग गया है। बहराइच के रास्ते नेपाल भागने का शक है और असद को नेपाल भगाने में 2 डॉन ने हाथ मिलाया है। मुख्तार के शूटर्स ने भी असद की मदद की है नेपाल भागने में। अतीक के कई करीबी नेपाल में क्योंकि मौजूद हैं, होटल कारोबार से जुड़े हैं अतीक के कई करीबी। असद ने नेपाल में ही ठिकाना बना रखा है। बताया जा रहा है वो उमेश की हत्या करने के बाद नेपाल भाग गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की एक टीम भी पीछे पीछे नेपाल रवाना हो गई है। सुबह 5:30 बजे 11 लोगों की टीम नेपाल के लिए निकल चुकी है। अतीक के बेटे असद की लोकेशन नेपाल में मिली है। ग्रेटर नोएडा, लखनऊ के 2 बड़े बिल्डर भी रडार पर है। इस वक्त एसटीएफ ने यूपी के 2 बिल्डर को ट्रेस किया है और असद और गुड्डू को पनाह देने का आरोप इन पर लगा है। नेपाल भगाने में दोनों बिल्डर्स ने मदद की है, यह आरोप भी लग रहा है। शूटआउट के बाद मीडिया के सामने आया था अतीक का परिवार। अतीक के परिवार ने एनकाउंटर का शक जताया है। अतीक और अशरफ के एनकाउंटर की आशंका जताई है। यानी सिर्फ असद नहीं, अतीक को भी अपने एनकाउंटर का डर है। उनके भाई अशरफ को भी जेल से निकालकर दोनों का एनकाउंटर हो सकता है। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी टॉर्चर करने का वो आरोप लगा रही। शाइस्ता ने पहले सीएम योगी को खत लिखा था। अतीक और अशरफ की सुरक्षा देने की मांग की गई थी। जेल ट्रांसफर रोकने के लिए अतीक ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। आपको सुनवाने जा रहा हूं। पहली बार
पहली बार आज टीवी पर सामने आई है अतीक की बहन। अतीक की बहन के अलावा उनके जो भाई अशरफ की पत्नी, दोनों सामने आए। दोनों ने कहा अब केवल असद नहीं, उनका कहना है पूरे परिवार का एनकाउंटर होने जा रहा है। सुनिए। एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन, हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है में पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफर के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ, और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गए तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं। हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। हम लोग को वहीं से उठाया, मेरे मायके से तीनों को उठाया। तो अतीक को भी डर लग रहा है, लेकिन आपको बताता हूं जिसे आज ढेर किया गया वो शूटर कौन है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है उस्मान, इसका नाम है विजय चौधरी, उस्मान चौधरी। उस्मान को आज ढेर कर दिया योगी की पुलिस ने। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है वो साइट, एनकाउंटर साइट। इस जगह पर एनकाउंटर किया गया है। योगी की पुलिस, एसटीएफ की टीम आप देख रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज के सीपी भी मौजूद थे एनकाउंटर साइट पर। यहां मार गिराया गया उस्मान को। अगली तस्वीर दिखाई जरा, उस्मान अस्पताल जब पहुंचा तो अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब आपको बताता हूं कि आखिर उस्मान को कैसे ढेर किया, कैसे उसका एनकाउंटर किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने, और इससे पहले अरबाज को भी ढेर किया जा चुका। ये दो देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं ये है उस्मान, और ये जो आप देख रहे हैं ये अरबाज की बॉडी। सबसे पहले उस्मान जिसका आज एनकाउंटर हुआ, 50,000 का इनाम विजय चौधरी उर्फ उस्मान पर था जिसे ढेर कर दिया गया। प्रयागराज के कौंधियारा में सुबह 4 बजे एनकाउंटर हुआ। कौंधियारा के लालापुर में यह उस्मान छिपा हुआ था। लालापुर इलाके का ही रहने वाला बताया जाता है उस्मान। क्राइम ब्रांच की टीम ने उस्मान को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उस्मान ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उस्मान घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है, और उस्मान अतीक गैंग का शार्प शूटर था। अतीक के साथ आने के बाद विजय से उस्मान बन गया। सवाल ये हो रहा है, इसका नाम तो विजय चौधरी है, तो फिर उस्मान चौधरी कैसे बन गया? क्या इसने धर्म परिवर्तन किया था? 2 साल पहले उस्मान की शादी हुई। उस्मान के खिलाफ 2 केस पहले से दर्ज हैं। गाड़ी चोरी के मामले में यह जेल जा चुका है। उस्मान का बड़ा भाई राकेश चौधरी भी शातिर अपराधी है, और राकेश चौधरी के खिलाफ 14 आपराधिक केस दर्ज हैं। उस्मान का बड़ा भाई सतना की जेल में बंद है। उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। उमेश पाल केस में 8 दिन में यह दूसरा एनकाउंटर हुआ है। उस्मान की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया था, आपको याद होगा। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 27 फरवरी को अरबाज का एनकाउंटर हुआ था। यह अरबाज है। अरबाज ही शूटरों की कार ड्राइव कर रहा था। नेहरू पार्क के पास मुठभेड़ में अरबाज मार दिया गया था, और आज उस्मान को मारा गया। आपको बताता हूं, उस्मान की पत्नी का कहना है, उस्मान की पत्नी कह रही है कि उसका नाम तो विजय चौधरी था, यह उस्मान कैसे हो गया? मैं तो 2 साल से रह रही हूं, उसको मैं विजय के नाम से जानती हूं, उस्मान कौन है? सुनिए जरा उस्मान की पत्नी को भी और एडीजी प्रशांत कुमार को।
उर्फ उस्मान उर्फ आशीष ये उस्मान कैसे नाम पड़ा? नहीं, ये हम नहीं पता है सर हम लोगों को कि उस्मान आशीष कहाँ पता। हम लोग घर में विजय और क्या कहते हैं नान बाबा सर क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी तुमको सब पता है, हमको कुछ भी नहीं पता था। हमको वहाँ जब गए थे तब हमको वहाँ पता चली है। अच्छा, क्या पता चला आपको? बड़े सर बताए हैं कि कहीं मर्डर उडर हो गया, उसमें इसका भी नाम आया है, ये भी वो कर रहा है। यही सब पता। तो क्या विजय कुछ आपराधिक इतिहास भी था क्या उनको? नहीं सर जी, हमको नहीं पता है ये सब बात। उत्तर प्रदेश पुलिस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे तथा सक्षम न्यायालय के सामने पेश करेंगे। विजय चौधरी या उस्मान वाला बता दें जरा, इसका नाम क्या है? विजय चौधरी, इसका नाम जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। जब चीजें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। और अब आपको बताते हैं एक ये कंट्रोवर्सी कि वो उस्मान है कि विजय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा प्रयागराज के उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में लगे जवानों की हत्या करने वालों की तलाश में लगी पुलिस टीम को बधाई। घटना से जुड़े एक एक अपराधी चाहे पाताल में ही छिप जाएं, उन्हें पकड़कर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। बीजेपी के प्रवक्ता विधायक शलमणि त्रिपाठी ने कहा था ना कि मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल और संदीप निषाद पर पहली गोली चलाने वाला खूंखार हत्यारा उस्मान भी आज पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं योगी के उन दो अनमोल रत्नों से जिन्होंने माफियाओं को खत्म कर दिया, जिन्होंने इन दोनों को ढेर कर दिया। जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, कौन है जो एनकाउंटर में ढेर कर रहे हैं? ये हैं प्रयागराज के सीपी, इनका नाम है रमित शर्मा। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इनका नाम है अमिताभ। और ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं जिनका नाम है अमिताभ यश, इन्होंने ढेर किया। एसटीएफ के चीफ हैं ये लीड कर रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, ये लीड कर रहे हैं। इन्होंने अरबाज और उस्मान दोनों को ढेर किया है। इनके बारे में आपको बताते हैं कि ये कौन है जो अब तक एसटीएफ को लीड करते हुए उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर हो रहे हैं उसे भी लीड कर रहे हैं। सबसे पहले इनका तारुफ कराते हैं। ये आप देख रहे हैं आईपीएस हैं अमिताभ यश, जिनके हाथ में आपको बंदूक नजर आ रही है। अमिताभ यश के नाम से अपराधी भी थर थर कांपते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर हैं अमिताभ यश। बेहद तेज तर्रार अफसरों में अमिताभ की गिनती होती है। अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैये के लिए मशहूर है अमिताभ। दहशत का पर्याय ददुआ का नाम आपने सुना होगा। ददुआ का एनकाउंटर भी अमिताभ यश ने किया था। 21 जुलाई 2007 को ददुआ का एनकाउंटर हुआ था और ददुआ को खत्म करने के लिए जंगल में 50 किलोमीटर पैदल चलकर गए थे अमिताभ यश। ददुआ पर 6 लाख का इनाम घोषित था और करीब 200 लोगों की जान ली थी ददुआ ने। ददुआ एनकाउंटर पर बॉलीवुड में फिल्म पर भी काम चल रहा है जिसका एनकाउंटर अमिताभ ने किया था। इसके कुछ दिन बाद कुख्यात डकैत ठोकिया को मार गिराया था अमिताभ यश ने। अपराधियों के लिए अमिताभ यश का एक ही फॉर्मूला है और वो सूत्र है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अमिताभ यश ने 3 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। विकास दुबे एनकाउंटर में भी अमिताभ शामिल रहे हैं। एनकाउंटर की सारी मुहिम अमिताभ ने ही देखी थी। एनकाउंटर करने वाली टीम को गाइड और लीड भी किया। अमिताभ यश उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ हैं। फिलहाल आईजी से प्रमोशन पाकर एसटीएफ चीफ बने अमिताभ। 1996 बैच यूपी कैडर के आईपीएस हैं। मूल रूप से बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। अमिताभ के पिता भी आईपीएस अफसर थे। अगला नाम है रमित शर्मा का। तेज तर्रार अफसरों में रमित शर्मा की गिनती होती है। जहां तैनात हुए अपराधियों पर कार्रवाई की, दबंग अंदाज में कार्रवाई के लिए मशहूर है रमित शर्मा।
बरेली रेंज में 1.5 साल तक काम किया है इन्होंने। तस्करों और माफियाओं की कमर तोड़ दी थी। अपराधियों की अरबों रुपए की संपत्ति जब्त की है। माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया रमित शर्मा ने। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्करों की संपत्ति जब्त की है इन्होंने। जिंदगी को हां, नशे को ना अभियान चलाया है। शराब माफिया के खिलाफ ऑपरेशन काला गुलाब भी रमित शर्मा ने चलाया। जहां पोस्टिंग हुई, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया इन्होंने। गौ तस्करों के खिलाफ भी जोरदार एक्शन लिया। भ्रष्टाचार में शामिल पुलिस वालों पर भी शिकंजा कसा है। 4 साल पहले प्रयागराज में आईजी के पद पर तैनात थे। प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर बने रमित शर्मा। 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं रमित शर्मा। मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ। इसीलिए डर है किसको? अतीक के परिवार को डर है अमिताभ यश से, रमित शर्मा से। सुनिए जरा परिवार क्या कह रहा है और रमित शर्मा क्या कह रहा है। मायके से उठाया गया और वहाँ मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे वो देख रहे थे कि बहुत परेशान किया। उनके सामने वो रवित कुमार शर्मा यूपी पुलिस और एसटीएफ अमिताभ यश करके थे। उन्होंने बहुत दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गए तो बहुत टॉर्चर किया। जी अब घटना में कौन है कौन नहीं हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें जो टॉर्चर किया हम वो बताना चाहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को ले जाए और टॉर्चर करे। पहली बार ऐसा हुआ है। टॉर्चर गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए महिलाओं के साथ। अभी भी पुलिस की टीमें जो हैं वो विभिन्न जगहों पे छापेमारी कर रही हैं। जो कुछ सूचनाएं अभी हमें प्राप्त हुई उन सूचनाओं के संबंध में विभिन्न जगहों पे छापेमारी चल रही है। कार्रवाई दोनों के साथ बरामद एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं बता सकता हूँ। अलग अलग स्थानों पे हमारी पुलिस की 10 टीमें जो हैं वो अभी भी छापेमारी कर रही हैं और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अतीक के परिवार को अगर आप सुनेंगे तो बता रहे हैं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन उनको 1 मिनट भी ये इल्म और ये फिक्र शायद ही हो कि उमेश का परिवार, जिनके आंसू भी आज तक नहीं सूखे, वो 2 पुलिस वाले जो गनर थे जिनकी मौत हो गई, उनके साथ जो टॉर्चर उनके परिवार ने किया है, जो असद ने किया है, जो अतीक और गैंग ने किया है, उसका क्या? बहरहाल यही डर और खौफ है। इस डर और खौफ की वजह से मुख्तार और अतीक आज एक साथ आ गए। दोनों डॉन एक साथ आ गए। खबर यह है दोनों को डर लग रहा है, थर थर कांप रहे हैं। जेल में दोनों को एनकाउंटर के ख्वाब आ रहे हैं। इसीलिए दोनों को लग रहा है कि योगी दोनों को खत्म कर देंगे। मुख्तार अंसारी और अतीक गैंग योगी के निशाने पर। 2021 में मुख्तार अंसारी के बेहद खास शूटर अली शेर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अली शेर आजमगढ़ का रहने वाला था और उसे मुख्तार अंसारी का बहुत भरोसेमंद शूटर माना जाता था। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के 2 शूटर को योगी पुलिस ने मार गिराया। 6 साल में अतीक और मुख्तार के कई शूटर्स ढेर किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही डॉन की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है पहले दिन से। अतीक की 570 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त हो गई। 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई। अतीक की करीब 50 अवैध निर्माण जमींदोज हो गए। वहीं अतीक के करीबियों की संपत्ति पर कार्रवाई तेज हो गई। यही हाल मुख्तार का भी है। मुख्तार की करीब 400 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया और मुख्तार के करीबियों पर हर दिन एक्शन हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश के दोनों डॉन खौफजदा हैं और अब दोनों की यारी और मजबूत हो रही। किला ढह चुका है, लेकिन दोनों डॉन अब भी अपना साम्राज्य बचाने की कोशिश में हैं और बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उमेश पाल शूटआउट को दोनों गैंग ने मिलकर अंजाम दिया। अतीक को मुख्तार के शूटर्स ने मदद की और अब अतीक के बेटे को बचाने में भी मुख्तार के शूटर जी जान से जुटे। यूपी पुलिस को इसके सबूत भी हाथ लग चुके हैं। दरअसल दोनों ही बाहुबली की जान पर बनाई है। जिंदा रहना है तो साथ आना होगा। इसी तर्ज पर दोनों डॉन एक दूसरे की साजिश में दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी हकीकत यह है कि दरअसल उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के साथ मुख्तार आकर खड़े हो गए। अतीक गैंग ने शूटआउट को अंजाम दिया और मुख्तार गैंग शूटर को बचाने में अब जुटा हुआ है।
मुख्तार अंसारी का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मदद कर रहा है इस पूरे मामले में। शूटआउट के बाद से ही शूटरों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं। नंबर बदलकर ये शूटर बात कर रहे हैं लगातार। 20,000 नंबर रडार पर है। हत्या के बाद भगाने और भागने का भी पुख्ता प्लान तैयार किया गया। पहले से तय था कि कौन कहां से किस गाड़ी में भागेगा। 2 घंटे तक ये लोग प्रयागराज में रहे। कब कहां जाएगा, कहां छिपेगा, कब तक छिपा रहेगा, सारी तैयारी कर ली गई। मुख्तार के करीबी शार्प शूटर का नाम सामने आया था। इसमें मुख्तार के शार्प शूटर का नाम श्याम बाबू पासी है। श्याम बाबू ने हत्या के लिए शूटर मुहैया करवाए। एसटीएफ ने मुख्तार के करीबी हरिकेश को उठा लिया और मुख्तार और अतीक परिवार में पहले से नजदीकियां रही हैं। मुख्तार के करीबी मंसूर ने अशरफ से मुलाकात की है। बरेली जेल में बंद अतीक के भाई से मुलाकात हुई थी। मुख्तार के करीबी मंसूर ने अतीक के बेटे से भी मुलाकात की है। अतीक के बेटे अली अहमद से भी जेल में मुलाकात हुई है। तो ये जो मुलाकातें हैं ये बता रही हैं कि योगी के खौफ और डर से ये दोनों डॉन में दोस्ताना बढ़ गया। सुनिए जरा योगी की डिप्टी को। पुलिस तो जब तक श्री उमेश पाल जी और उनकी सुरक्षा में लगे 2 जवानों की हत्या करने वाले एक हत्यारे को पकड़ नहीं लेगी तब तक उसकी खोजबीन जारी रहेगी। अगर पकड़ने जाएगी और अपराधी अगर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी अपने बचाव में गोली चलाएगी। अब उस के क्रम में अगर आज दूसरा जो पहली गोली चलाने वाला उमेश पाल जी की हत्या करने वाला हत्यारा अगर आज ढेर हुआ है तो यह पुलिस की टीम को बधाई देने का काम है। जो बाकी के हत्यारे हैं वो चाहे प्रदेश में छिपे हों चाहे प्रदेश के बाहर छिपे हों, चाहे सीमा देश की लांघ करके कहीं और भी चले गए हों, पुलिस पर भरोसा रखें, उन्हें खोज करके लाएगी और उनको कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। हमारी प्रतिबद्धता है एक अपराधी को इस मामले में पकड़ा जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस और एसटीएफ लगातार काम कर रही है। अपराधी कितने दुर्दांत हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं और एक अपराधी को पकड़ा जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां उमेश की हत्या की प्लानिंग हुई वहां ताला डाल दिया गया। ये आप देख रहे हैं, सील लगा दी गई है। यही वो जगह है जहां उमेश की हत्या की साजिश रची गई। इसी हॉस्टल में, इसका नाम है मुस्लिम हॉस्टल, ये इलाहाबाद में है और यहां इसी कमरा है, यही कमरा है, कमरा नंबर 36, जिसमें पुलिस ने सील लगा दी है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मुस्लिम हॉस्टल सील कर दिया गया है। अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये पूरी साजिश यहीं रची गई। कैसे रची गई, किसने रची, इसी कमरे में उसे सील किया गया है। आज देखिए जरा, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये वही कमरा है जिसमें इस पूरी प्लानिंग को रचा गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में प्लानिंग हुई थी। अतीक इसी तरह लाइव जुड़ा था और गुर्गे साथ खड़े थे। कमरा नंबर 36 में हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपी सदाकत इसी कमरे में अवैध तरीके से रह रहा था और उमेश पाल की हत्या का प्लान यहीं तैयार किया गया था। हॉस्टल के रूम नंबर 36 में सभी शूटर जुटे थे। जेल से अतीक का व्हाट्सएप कॉल आया पहले और साबरमती जेल से ही अतीक ने इन लोगों से बात की। उमेश की हत्या की पूरी साजिश ऐसे ही रची गई। अतीक अहमद ने ही पूरे प्लान पर मुहर लगाई बातचीत के जरिए। बरेली जेल में बंद अशरफ भी, अतीक का भाई अशरफ भी संपर्क में था। अशरफ ने हमले के लिए शूटर्स तैयार किए थे। जेल से ही दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़े थे। अतीक इसी तरह से बता रहा था कैसे मारना है, किसे मारना है, कौन आगे जाएगा, कौन पहले शूट करेगा। अतीक की प्लानिंग ये थी कि उसका बेटा गाड़ी में ही रहेगा, उतरेगा नहीं। जब उसने देखा कि उमेश पाल भाग गया तब अतीक का बेटा उतरा। इस बैठक में अतीक का बेटा असद भी शामिल था और सदाकत भी इस बैठक में के दौरान मौजूद रहा। शूटआउट के बाद सदाकत हॉस्टल से फरार हो गया था। यूपी एसटीएफ ने उसे गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। नेपाल भागने की फिराक में था सदाकत और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। देखिए जरा, जहां प्लानिंग हुई वहां हमारे सहयोगी अमित पहुंचे और जिस वक्त सील लगाई जा रही थी अमित वहां मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखिए जरा।
इस वक्त मैं प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में हूं। कमरा नंबर 36 का दरवाजा जो सील कर दिया गया, सदाकत वो क्रिमिनल, वो बदमाश जो खुद को बताता था कि मैं पेशे से वकील हूं, असल में वकील नहीं था, इलीगल तरीके से यहां पर रह रहा था और सारी साजिश इसी कमरे में रची गई। इसी कमरे में शूटर्स मिला करते थे, हथियारों की असेंबलिंग नहीं हुई। कमरा नंबर 36 देखिए, ये पेन से पुलिस ने मार्क किया है और इसी कमरे के भीतर सदाकत रहा करता था, खुद को वकील बताता था, इलीगल तरीके से रह रहा था। एक ये कमरा भी सील किया गया है। तमाम जो स्टूडेंट थे उनको यहां से बाहर किया जा रहा है, उनको नोटिस दिया गया कि आप यहां से बाहर जाइए क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यहां पर षड्यंत्र रचा गया। एक और कमरा देखिए, ये भी है हॉस्टल का जिसे सील किया गया है। अभी भी जो कर्मचारी है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंची और देखिए हम आपको दिखा रहे किस तरह से लाट को पिघलाकर कपड़ा लगाया जाता है, उसके बाद इसको लॉक किया जाता है, लॉक करने के बाद इस पे स्टैंप किया जाता है। देखिए ये प्रक्रिया है जो प्रशासन अपना रहा। तस्वीर हम आपको दिखा, रिपब्लिक भारत पर हम आपको ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं उन तमाम दर्शकों को कि यही वो हॉस्टल है जहां पर सदाकत नाम का शख्स रहा करता था। तमाम कमरे अब जो प्रशासन है, पुलिस वो सील कर रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। यहां पर वो शूटर मिला करते थे, सदाकत जो खुद को वकील बताता था पेशे से, वो इसी हॉस्टल में लीगल तरीके से। आज अतीक के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी के मंत्री पर सवाल उठाया। योगी के मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी। नंदी पर अतीक एंड फैमिली ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए योगी के मंत्री ने लिए। देखिए जरा परिवार ने क्या आरोप लगाया है और उसके बाद योगी के मंत्री ने इस पर क्या सफाई दी है, ये भी आपको बताएंगे। पहले देखिए, परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अतीक से मंत्री ने 5 करोड़ उधार लिए, कहना है परिवार का। अतीक परिवार का यूपी के मंत्री पर गंभीर आरोप है। नंद गोपाल नंदी ने अतीक से 5 करोड़ रुपए लिए, उनका कहना है। और अतीक की बहन आयशा नूरी ने यह आरोप लगाया है। कई बार अतीक ने पैसे मांगे लेकिन नंदी ने लौटाए नहीं। मेयर चुनाव को लेकर भी साजिश का आरोप लगाया कि अतीक की जो पत्नी है उनका नाम है शाइस्ता मेयर का चुनाव प्रयागराज से लड़ना चाहती हैं। इनका कहना है परिवार का कि शाइस्ता चुनाव न लड़े इसलिए फंसाया जा रहा है। शाइस्ता को नामजद करना साजिश के तहत किया गया है। शाइस्ता के लिए नंद कुमार नंदी पर साजिश का आरोप है। नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता 10 साल से प्रयागराज की मेयर है। नंद गोपाल नंदी पर रिमोट बम से इससे पहले हमला भी हो चुका है और इस हमले में नंदी बाल बाल बच गए थे। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अतीक का परिवार, अतीक की बहन। जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। मेयर प्रत्याशी घोषित हुई जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है वो किसी तरह नहीं चाह रही कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। और इस आरोप के बाद योगी के मंत्री ने फौरन ट्वीट किया। नंद गोपाल नंदी ने क्या कुछ लिखा है, ट्वीट करके सफाई दी उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ चल रही है, इसलिए ये बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र है। ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है, योगी के मंत्री ने ट्वीट किया है। अब आपको बताता हूं, इतना ही नहीं, योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो अतीक के परिवार का कहना है योगी ने इसलिए कहा था क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें उकसा दिया था। सुनिए जरा। अखिलेश यादव को उकसा रहे थे, किस तरह से उसका क्या रोल? अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं।
ये तो मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया था उस समय, हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये हाउस का देखा था। जब मिट्टी मिला देने का बयान अखिलेश यादव की वजह से दिया, ये कहना चाहिए उनके उकसाने पे। मैंने मेरी यही बात है, मेरी यही गुहार बार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा लिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, और होली से पहले योगी राज में आखिर कौन साजिश रच रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ ने फूलों से होली खेली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने फूलों से होली खेली है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और वहां हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें ये फूलों से होली खेली गई। लेकिन यूपी में कौन साजिश रच रहा है, अगली तस्वीर दिखाई। यूपी को दहलाने की, होली से पहले साजिश है दंगा भड़काने की, माहौल खराब करने की, क्योंकि योगी के उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, इसलिए बहुत पहले से कोशिश हो रही है कि यूपी का माहौल खराब किया जा सके। बहुत दिनों से कोशिश हो रही है। होली से पहले क्या तैयारी है, देखिए जरा। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश में कानपुर में देखिए क्या हुआ। कानपुर में होली से पहले दंगे भड़काने के लिए ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये कानपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हंगामा आप देख रहे हैं, उत्पात हुआ है, लाठी डंडे चल गए हैं दो पक्षों में। होली से पहले इसका क्या होली के साथ कनेक्शन है, ये लाठी डंडे जो चले, कानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कानपुर के अलावा अगला जिला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। मेरठ में क्या हुआ होली से पहले, ये आप देख रहे हैं। मेरठ में भी दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ, लाठी डंडे चले, पत्थर चले दोनों तरफ से, पत्थरबाजी आप देख रहे हैं। योगी की पुलिस भी खड़ी हुई है। होली से पहले पूरी कोशिश है कि दंगा करा दिया जाए, माहौल खराब हो जाए। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं मेरठ के बाद बागपत में क्या हुआ वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भगवा झंडे जानबूझकर फेंके गए, क्या साजिश के तहत, भड़काने के लिए, उकसाने के लिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि 8 तारीख को होली है। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर की जो कमान है वो पूरी तरह से अपने हाथ में ले रखी है। उत्तर प्रदेश में अमन चैन और शांति है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं रंगों की होली में भंग पैदा कर। देखिए रिपोर्ट। होली से पहले यूपी में कौन रच रहा साजिश, योगी के यूपी में कौन बिगाड़ना चाहता है माहौल। होली से पहले क्यों हुआ 3 शहरों में हंगामा। यूपी में शहर शहर बवाल हो रहा है। कानपुर में पाइपलाइन को लेकर जमकर हंगामा हुआ, पहले बहस फिर हाथापाई और उसके बाद पत्थर चलने लगे। पूरे 1 घंटे तक बवाल होता रहा। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने किसी तरह मामला शांत करवाया। आप लोग उधर मत जाइए, आप लोग हट जाइए वहां से। कानपुर के साथ ही यूपी के मेरठ में भी माहौल खराब करने की कोशिश हुई। होली के चंदे पर बेतुके तंज से लाठी डंडे चलने लगे। बवाल और हंगामे में कई लोग घायल हो गए, जमकर हंगामा हो गया, लेकिन योगी की पुलिस ने सब कंट्रोल कर लिया। दो पक्षों के बीच में किसी बात पे पहले कहा सुनी, उसके बाद मारपीट हुई है। इस संबंध में सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया गया है। कानपुर और मेरठ के साथ ही बागपत में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। मस्जिद के पास कूड़े में भगवा झंडे डाल दिए गए। हिंदुओं के खिलाफ साजिश के आरोप लगने लगे। हिंदू संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने मामला शांत करा दिया। योगी पहले ही कह चुके हैं यूपी को दंगा मुक्त बनाया है और अब यूपी में माहौल खराब नहीं होने देंगे। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और आइए आपको बताते हैं एक एक शहर, कौन सा वो शहर और उसमें क्या हुआ है। दरअसल सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरठ से। मेरठ में होलिका दहन से पहले रविवार को देर रात हंगामा हो गया। ये पत्थर आप देख रहे हैं। होली के चंदे को लेकर मारपीट शुरू हुई। आरोप है कि चंदे पर कुछ लोगों ने विवादित बयान दिया, कहा चंदे की जगह भीख मांग लो।
इस बयानबाजी पर हंगामा शुरू हो गया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए और बहस हंगामा पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया जो घायल थे। यह मेरठ में हुआ। तो सिर्फ मेरठ नहीं, दूसरा शहर, यूपी का दूसरा शहर जो कानपुर में क्या हुआ, ठीक होली से पहले और खासतौर पर जो सेंसिटिव इलाका है उस जगह पर क्या हुआ मैं आपको बताऊं। कानपुर के हर्षनगर इलाके में विवाद हुआ। रविवार रात में जमकर लाठी डंडे चले। करीब 1 घंटे तक पथराव होता रहा। पत्थरबाजी में 10 लोगों को चोटें आ गई। होली से पहले हुए बवाल में अब सवाल यह है कि कौन कौन शामिल था। कहा जा रहा है कि विवाद पाइपलाइन पर था। ईदगाह इलाके में पाइपलाइन डाली जा रही है और पाइपलाइन जेसीबी से डाली जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोग उसका विरोध करने लगे। पहले कहासुनी हुई, फिर पथराव हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। भारी पुलिस फोर्स ने मामले पर काबू पाया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। होली से विवाद का जुड़ा होने से इनकार किया गया है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी। लोग अपने आप को दावा ठोकते हैं कि ये हमारा जगह है, ये हमारी जमीन है। उन लोगों ने सब पे, और जो लोग इस चीज में मतलब आगे थे, उन सबको मारा। पूरे मोहल्ले को पे जानलेवा हमला किया। मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे परिवार को बहुत बुरी तरीके से मारा। उसी में एक पक्ष को किसी बात को लेकर एतराज था। आपस में इनकी कहासुनी हुई, थोड़ी बहुत मारपीट हुई, झड़प हुई और इस सूचना पे तत्काल नजीराबाद पुलिस मौके पे पहुंची 5-7 मिनट के अंदर और स्थिति कंट्रोल में है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2-3 लोगों को कुछ चोटें आई हैं और उनका मेडिकल हो रहा है। तहरीर प्राप्त होगी, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्थिति क्या है? स्थिति एकदम कंट्रोल में, बिल्कुल शांति है। सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके हैं। बाकी हम लोग वॉचफुल हैं। तो योगी की पुलिस एक्शन में है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको फौरन उन पर शिकंजा कसा जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बात होली की हो रही है तो सिसोदिया की होली पर बात करते हैं। सिसोदिया जी की होली इस बार तिहाड़ में मनने वाली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में आज पेश किया गया। उनकी रिमांड खत्म हो रही थी, कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद अगली तस्वीर दिखाइए। उन्हें रिमांड खत्म हो गई तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब वो जेल में रहेंगे। तो सिसोदिया का नया ठिकाना है तिहाड़ जेल। और अकेले सिसोदिया नहीं, सिसोदिया की होली भी तिहाड़ में और उनके एक साथी है सत्येंद्र जैन जो मसाज कराते पकड़े गए थे। तो दोनों लोगों की होली तिहाड़ में ही मनने वाली। रिपोर्ट देखिए। मनीष सिसोदिया का नया पता दिल्ली का तिहाड़ जेल। सत्येंद्र जैन पहले से तिहाड़ में है। केजरीवाल के लेफ्ट और राइट दोनों हैंड तिहाड़ जेल जा चुके हैं। दोनों की होली तिहाड़ जेल में ही मनेगी। जो पुलिस का काफिला था मनीष सिसोदिया को जो पूरी तरीके से सुरक्षा के बीच में यहाँ पे तिहाड़ जेल लेके आ रहे थे, उनका पूरा काफिला यहाँ पे पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे विजय लगातार दिखा रहे, इरफान दिखा रहे थे कि तिहाड़ जेल के अंदर बस घुसती हुई, पुलिस की वैन घुसते हुए यहाँ पे तिहाड़ जेल के अंदर। सत्येंद्र जैन 9 महीने से तिहाड़ में डेरा जमाए हैं। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन किस ऐशो आराम के साथ रह रहे थे वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। सवाल यही है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अगला नंबर किसका है? आखिर केजरीवाल के मंत्री एक एक करके तिहाड़ क्यों पहुंच रहे हैं? ईमानदारी की दुहाई देने वालों पर भ्रष्टाचार का शिकंजा क्यों कसता जा रहा है? अब देखिए जरा, मनीष सिसोदिया तो पहुंच गए तिहाड़। उनको वहां एक पूर्व साथी मिलेंगे जो उनके साथ मंत्रिमंडल में रहे, अच्छी दोस्ती रही, वो है सत्येंद्र जैन। तो दोनों को देखिए जरा, दोनों तिहाड़ पहुंचे हैं और कैसे दोनों मुलाकात होगी ये आप देख रहे हैं। ये तिहाड़ के अंदर की तस्वीर बैरक की मैं आपको दिखा रहा हूं। केजरीवाल के 2 मंत्री तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ की जेल नंबर 7 में है। 7 में दोनों की जेल के बीच की दूरी मैं आपको बताऊं 500 मीटर है। 500 मीटर की दूरी है। केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम थे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे। जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज की तस्वीरें आपने देखी होंगी, कैसे ऐश चल रही थी। जेल में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुलाकात भी हो सकती है, हो सकता है होली पर ही हो जाए। जेल मैनुअल के तहत तो मुलाकात नहीं कर सकते,
लेकिन जब जेल में मसाज हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। तिहाड़ जेल केजरीवाल सरकार के अधीन है और शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई आज। सीबीआई के वकील ने कहा अब हमें रिमांड की जरूरत नहीं है, आवश्यकता होने पर रिमांड का अनुरोध करेंगे। सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 20 मार्च तक सिसोदिया तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। 20 तारीख तक सिसोदिया ने जेल में भगवत गीता, चश्मा और दवा मांगी है। कोर्ट ने ये वस्तुएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज और कपिल मिश्रा। मनीष जी के लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि जो सीबीआई की जो कस्टडी है वो खत्म हो जाए और जुडिशियल कस्टडी जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि जब तक बेल डिसाइड नहीं होती है तब तक कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि जुडिशियली कस्टडी को जो है एक्सटेंड करने के अलावा। तो मुझे लगता है कि आज सीबीआई के पास ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसके लिए वो कह सके कि हमें इन सवालों का जवाब जो है लेने के लिए मनीष जी की इंटरोगेशन चाहिए। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट सिनेरियो आज की जो आज की हियरिंग थी उसके अंदर ये बेस्ट के सिनेरियो जो था मनीष जी के लिए था। मनीष सिसोदिया जी की होली तिहाड़ में मनेगी और ये दिल्ली के साथ जो लूट की गई, दिल्ली को जो धोखा दिया गया, उसके इंसाफ की प्रक्रिया शुरू हुई है। मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं और इनके जो आकाएं जिन्होंने ये सब भ्रष्टाचार करवाया है वो भी बहुत जल्द उसी जगह पहुंचेंगे जहां पे मनीष और सतेंद्र जैन है। अब मैं आपको बताता हूं कि मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जैन तिहाड़ में, तो सोशल मीडिया पर और होली से पहले सोशल मीडिया पर भरमार है। उनके करीबी क्या लिख रहे हैं ये भी पहले देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, अलका लांबा को तो आप जानते होंगे, पहले इन्हीं की पार्टी में थी। उन्होंने लिखा इस होली क्या केजरीवाल तिहाड़ जाएंगे अपने 2 खास मित्र मंत्रियों को रंग लगाने के लिए, या आम आदमी पार्टी की होली रहेगी इस बार बेरंग। इसके अलावा उन्होंने लिखा जैन पहले से ही आम आदमी पार्टी की जेल में मजे ले रहे हैं। कपिल मिश्रा लिख रहे हैं सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल जा चुके हैं, उनके आका भी बहुत जल्द उनके साथ होंगे। जिंदगी भर, नितिका शर्मा ने लिखा जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, डेंगू वो खुद था और गमले में पानी बदलता रहा। मीनू डी ने लिखा है तिहाड़ जेल के जेलर ने दिल्ली मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है, कहा है इस समय सबसे ज्यादा विधायक तो मेरे संपर्क में है, यानी विधायक तो सारे अंदर हैं। नीरज कुमार दुबे ने लिखा जैसी करनी वैसी भरनी। रमन प्रकाश ने लिखा सतेंद्र जैन सिसोदिया साथ में होली मनाएंगे। रमन प्रकाश आगे लिख रहे हैं हैप्पी होली आपियों। हिमांशु तिवारी ने लिखा जल्दी ही तिहाड़ में तिहाड़ प्रीमियर लीग देखने को मिलेगी और तिहाड़ क्रिकेट लीग के लिए आम आदमी पार्टी की टीम तैयार है, पूरी टीम एक साथ, बस कप्तान का इंतजार है अंदर। क्यों केजरीवाल जी। विनोद शर्मा लिख रहे हैं मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ पहुंच गए हैं और सतेंद्र जैन के साथ मसाज कराने के लिए पहुंचे हैं। बेईमानी भ्रष्टाचार के काम के बाद अब फुर्सत के पल हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सोमनाथ भारती और मनोज तिवारी। कोर्ट में कह रहे हैं कि जी माननीय न्यायालय का ऑर्डर है 5 दिन की रिमांड का, 2 दिन की रिमांड का, और बदनामी हमारी हो रही है। तो सीबीआई अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है तो ऐसी बात कहना का मतलब एक ही निकलता है कि सीबीआई के अधिकारियों को एहसास हो गया है कि ये ऐसे व्यक्ति को जिसने की शिक्षा के माध्यम से लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी को तब्दील करने का प्रयत्न किया, उस व्यक्ति को आप नाजायज सीबीआई के पावर का मिसयूज करके आप उस व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहे हो, इसका एहसास हो गया। जांचें आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि एक्शन होगा इस तरह से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है राबड़ी के बाद अब लालू का नंबर। आज राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। सुबह सीबीआई गुड मॉर्निंग
चाय के साथ पहुंची राबड़ी देवी के पास। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं। सीबीआई की टीम जब पहुंची राबड़ी देवी के घर उनसे सवाल जवाब करने, और बाहर क्या हो रहा था अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। ये आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे घर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। अंदर राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही थी और बाहर हंगामा हो रहा था। आइए अब आपको बताते हैं राबड़ी देवी से सवाल जवाब क्या कर रही थी सीबीआई, क्यों सवाल करने गई, राबड़ी का आखिर रोल क्या है। तो सीबीआई सवाल करने पहुंची, करीब 10 बजे का वक्त था जिस वक्त उनसे पूछताछ हुई। लालू के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। 3 गाड़ियों में 1 दर्जन अधिकारी मौजूद थे। लालू की पत्नी राबड़ी से पूछताछ की गई और नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने सवाल किए। राबड़ी ने 2008 में पटना में जमीन खरीदी थी। किशुन देव राव ने 3,375 वर्ग फीट जमीन बेची और राबड़ी ने 3,75,000 में जमीन खरीदी थी। आरोप यह है कि दरअसल नौकरी दिलवाई गई और नौकरी के बदले जमीन ले ली गई, उसमें पूछताछ हुई। सुनिए जरा। तो सीबीआई टीम आई है इसमें क्या लग रहा है कि राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही थी तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। सबसे पहले आपको बताता हूं, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लिखा, सरकार बनी उस दिन से यही हो रहा है। सीबीआई हमारे आवास पर ही दफ्तर खोल ले। पहले भी कई बार जांच हो चुकी है, जांच होने के बाद केस भी बंद हो चुका है। उनकी बहन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा, वेलकम बैक, कल फिर आना। प्रियंका ने लिखा, जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू यादव और परिवार को सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। केजरीवाल लिख रहे हैं, राबड़ी देवी के घर सीबीआई का पहुंचना गलत है, विपक्ष के लोगों पर छापे मारना गलत है। मैंने कल कहा था यह ट्रेंड बन रहा है, जिन राज्यों में विपक्ष है उन्हें काम नहीं करने दे रहे। रेणु देवी बीजेपी नेता, उन्होंने लिखा, सीबीआई सरकारी संस्था है, वो अपना काम करेगी। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर कुछ होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। आइए आपको अब सुनवाता हूं, सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? ये तो बिहार की जनता देख ही रही है कि क्या हो रहा है। हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है तो असर क्या होगा नहीं होगा तो वही बता पाएंगे। इससे पूर्व में भी कई बार कई अलग अलग मसलों पे भी चिट्ठी लिखी गई हो तो प्रधानमंत्री जी ने तो जवाब दिया नहीं। जो कारनामे आपने किए हैं उन कारनामों की सजा तो मिलेगी, और वो कारनामों का जो आवेदन कोई और नहीं शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जैसे व्यक्ति ने लगाया था, तो अब पीड़ा क्यों हो रही है? जिन्होंने आवेदन लगाया और जिनके आधार पर जांच चली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कल लालू यादव से भी पूछताछ हो, सीबीआई पूछताछ करे। आज की एक और खबर है, दर्द में है मर्द। अमिताभ बच्चन को चोट लग गई। अमिताभ बच्चन को शूटिंग के दौरान चोट लगी है। जिस वक्त वो शूटिंग कर रहे थे उस दौरान उनको पसलियों में चोट लगी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये शूटिंग के वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस वक्त शूटिंग चल रही थी उस दौरान ये तस्वीर ली गई। आइए आपको बताता हूं कि अमिताभ बच्चन को दरअसल हुआ क्या, कैसे उन्हें चोट लगी और वो क्या कर रहे थे, कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन घायल हैं और फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें ये चोट लगी है। हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंग चल रही थी और प्रभास की फिल्म में बिग बी एक्शन शॉट कर रहे थे। उस वक्त 80 साल की उम्र में भी लगातार एक्शन शॉट देते हैं। एक एक्शन शॉट के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लग गई। चोट से बिग बी की पसली की हड्डी टूट गई। अमिताभ की दाईं पसली की मांसपेशी फट गई है। उन्हें बोलने और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हिलने डुलने में भी अमिताभ को तकलीफ हो रही है और चोट के बाद अमिताभ को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। हैदराबाद के अस्पताल में उनका सीटी स्कैन कराया गया। डॉक्टर्स ने पट्टी बांधी और आराम की सलाह दी है। अमिताभ हैदराबाद से वापस मुंबई आ गए हैं। फिलहाल अपने घर जलसा में वो आराम कर रहे हैं और अमिताभ को ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। अमिताभ की चोट के बाद
फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है। फिल्म प्रोजेक्ट के में प्रभास और दीपिका भी भूमिका निभा रहे हैं। अमिताभ ने इस बीच, पिलर ग्राफिक्स दीजिए, अमिताभ ने इस बीच खुद ब्लॉग लिखा है। अमिताभ ने क्या कुछ लिखा है उस ब्लॉग में, ये आपको बताता हूं। अमिताभ ने बताया वो किस दौर से गुजर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा है, रिब केज यानी पसली में मांसपेशी फट गई है, काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द के लिए कुछ दवाएं दी गई हैं, लेकिन ठीक होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता हूं तब तक के लिए सारा कामकाज बंद कर दिया है। मैं जलसा में आराम कर रहा हूं, जरूरी चीजों के लिए ही थोड़ा बहुत काम करूंगा। मेरे लिए यह कहना काफी मुश्किल है कब तक काम पर लौटूंगा कि मैं जलसा पर फैन से नहीं मिल पाऊंगा। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। खबरों में आगे बढ़ता हूं तो अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की उनके फैंस दुआएं कर रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको खांसी आ रही है, परिवार में किसी को खांसी आ रही है, खांसी का कोहराम क्यों बेकाबू है जुकाम, खांसी और जुकाम से परेशान है तो कायदे से आपके लिए एक सलाह जारी की गई है। परिवार का कोई शख्स, घर में किसी को ज्यादा खांसी आ रही है, लंबे वक्त से खांसी आ रही है, बुखार खांसी आ रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि हवा में एक वायरस फैल गया है। यह कोविड नहीं है लेकिन कोरोना की तरह फैल रहा है। यह वायरस 2 महीने में वायरल इंफेक्शन तेजी से बढ़ गया है। इस वायरस का नाम है H3N2 संक्रमण, इसकी बड़ी वजह है। और H3N2 तेजी से फैलने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस है। H3N2 के असर से बुखार, खांसी और जुकाम हो रहा है। एंटीबायोटिक से बीमारी और बिगड़ सकती है, इसलिए डॉक्टर्स को सलाह दी है। IMA ने कहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है, पहले पता करें कि संक्रमण बैक्टीरिया से है, अगर ऐसा है तभी एंटीबायोटिक्स ले, नहीं तो बाद में दवाओं का असर कम हो जाता है। एंटीबायोटिक्स लेने से परहेज करें, यह IMA की सलाह है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। ये भारत की बात है में इतना ही। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।